कल्पना करें कि आप तेज धाराओं, ऊंचे झरनों और खतरनाक घाटियों से गुजर रहे हैं और आपकी सुरक्षा के लिए सिर्फ हाईटेक प्लास्टिक और आपकी काबिलियत है। एक्सट्रीम कायाकिंग इंसानी सहनशक्ति और बहादुरी की परीक्षा है, लेकिन इसमें कई खतरे भी हैं। भंवरों से लेकर तैरते हुए लकड़ी के लट्ठों तक और उन खतरों तक जो सतह के नीचे छिपे आपके सबसे बुरे दुस्वप्न जैसे हो सकते हैं। तैयार हो जाइए, हम इंसानी इतिहास की 4 सबसे भयानक एक्सट्रीम कायाकिंग घटनाओं के दिल दहला देने वाले पलों से गुजरेंगे। दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 7 अगस्त 2011 को एलन सैचर और अन्य कयाकर्स कैलिफोर्निया के स्टैनिस्लॉस नेशनल फॉरेस्ट की चेरी क्रीक में उतर रहे थे। मजेदार यात्रा एक ऐसे दुस्वप्न में बदल गई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर आपको लगता है कि कयाकिंग केवल शांत नदी यात्रा है, तो फिर सोचें। अप्रत्याशित धाराएं, अचानक उठने वाले तूफान और पानी के नीचे छुपे खतरे जैसे लकड़ियां चट्टानें आपकी रोमांचक यात्रा को जिंदा रहने की जंग बना सकते हैं। इसमें तेज बहाव के भंवर शामिल नहीं हैं। इनमें से किसी एक में फंस जाना मौत की सजा जैसा हो सकता है। कुशल काइकर्स भी भंवर में फंस सकते हैं और बचने का तरीका नहीं होता। और 28 वर्षीय एलन सैचर एक कुशल काइकर्स थे। वह मूल रूप से पोर्टलैंड से थे और दूसरों को व्हाइट वाटर काइकिंग के बारे में सिखाना पसंद करते थे। उनके अनुसार इस खेल ने मुझे जीवन भर के दोस्त दिए और मुझे अपने बारे में उतना सिखाया जितना मेरे किसी और काम ने नहीं सिखाया। ये मुझे दूसरे देशों के पर्यटक स्थलों से बहुत दूर और पृथ्वी के कुछ सबसे गुप्त स्थानों में ले जाता है और साथ ही एक इंसान के रूप में मुझे विनम्र बने रहने में मदद करता है। ये खास कयाकिंग यात्रा कई साल की तैयारी के बाद हुई। एलन और उनके दोस्त पैडलिंग करते समय हमेशा अपर चेरी की बात करते थे। अपर चेरी क्रीक एक 3 दिन का अभियान है जिसमें बड़े झरने और लंबी तेज ग्रेनाइट की जल ढलानें हैं। ये एक जादुई जगह की तरह थी जिसे तलाशने के लिए वे बेताब थे। लेकिन चेरी क्रीक के सफर की उनकी योजनाएं हमेशा बिखर जाती थीं। एलन की यात्रा आखिरी वक्त पर रद्द हो गई और उसके दोस्त को चोट आई, तो उनका पहला साहसिक सफर टल गया। अगली बार जब उन्होंने यात्रा की योजना बनाई तो एक ने अपना घुटना चोटिल कर लिया और एलन की पसलियों में चोट लग गई। लग रहा था कि अपर चेरी फिर हाथ से निकल जाएगी। शायद इसे चेतावनी मानना चाहिए था। आखिरकार हफ्तों की योजना, छुट्टी और पानी पर नजर रखने के बाद वे तैयार थे। उनकी टीम एकदम मजबूत थी। एलन, ग्रेग स्पाइसर, जैक लेनॉयर और एक और दोस्त जाने के लिए तैयार थे। जैक और ग्रेग कई बार अपर चेरी जा चुके थे, जिससे एलन को इन अनजानी धाराओं में कुछ आत्मविश्वास मिला। एलन एक मंझे हुए अनुभवी कयाकर थे जो अपनी योजना और सतर्कता के लिए प्रसिद्ध थे। वो जोखिम लेने वाले नहीं थे। उनके पास कोई वजह नहीं थी कि इस यात्रा को किसी और यात्रा से अलग समझें। जब वे पगडंडी की शुरुआत पर पहुंचे तो उनके दोस्त जैक के बैकपैक में खराबी आ गई। घंटों कोशिश करने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाए तो जैक को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने निक मर्फी से मुलाकात की, जो टेनेसी का जाबाज कायाकर था और पेट की बीमारी के कारण यात्रा नहीं कर पाया था, इसलिए उसे समूह में शामिल किया। उस शाम उन्होंने करीब 2 घंटे पैदल चले। 3 मील चलकर उन्होंने चेरी लेक के ऊपर सुंदर रिज पर डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने बाकी 9 मील चलकर कायक उतारने की जगह तक पहुंचे। पोटेन शब्द का मतलब बस उस खास जगह से है जहां आप अपना कायक पानी में डालने वाले हैं। एलन ने रास्ता दिखाया और वे लोग देर सुबह तक पहुंचे। वे कुछ समूहों से मिले, झपकी ली और दोपहर का खाना खाया। वे ग्रेनाइट वंडरलैंड में सुंदर जगह पर कैंप किए बिना नहीं रह सके और क्रिस ने रात के खाने के लिए रेनबो ट्राउट पकड़ी। अगले दिन गर्मी से बचने को वे नदी पर जल्दी निकले। वे स्लाइड्स और बोल्डर गार्डन से गुजरे और वेस्ट कोस्ट गोरिल्ला रैपिड के चारों ओर रास्ता निकाला। जैसे ही वे और ज्यादा व्हाइट वाटर में पैडलिंग कर रहे थे, डबल पॉटहोल नाम की जगह पर उन्हें एक छोटा सा डर का सामना करना पड़ा, जहां निक पलट गए और उन्हें तैरकर सुरक्षित जगह तक जाना पड़ा। घटना से थककर और सब ठीक होने पर आभारी होकर उन्होंने वाटरफॉल एली के ऊपर जल्दी कैंप लगाने का फैसला किया। उस रात उन्होंने देखा कि अन्य पैडलर्स झरनों से कैसे निकलते हैं। वे अगली सुबह वही करने वाले थे।
सुबह होते ही वे सभी पानी में रोमांच और मस्ती के साथ दिन बिताने को उत्साहित थे। उन्हें नहीं पता था कि सूर्यास्त तक उनमें से कोई एक नहीं बचेगा। उस दिन वे किनारे से दोस्त को पहले रैपिड को पार करते देख रहे थे। उसकी सफलता देख वे अपनी बारी के लिए और उत्साहित हुए। एलन ने अपनी कयाक पानी में डाली और चल पड़ा। अचानक बिना चेतावनी मुसीबत आ गई। एलन अपने सामान्य कौशल के साथ पानी में नाव चला रहा था जब एक दिल दहला देने वाले पल में उसकी कयाक एक भंवर में फंस गई। एक चश्मदीद गवाह के अनुसार एलन वाटरफॉल एली के नीचे छोटे भंवर में फंस गया था। जब आप किसी भंवर में फंस जाएं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है पूरी ताकत से पैडल मारकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करना। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा तेज है तो आपको अपनी कायक से बाहर निकलना चाहिए, नदी के तल तक तैरना चाहिए और धाराओं में कोई खाली जगह ढूंढनी चाहिए। यह सब तब करना है जब आप पानी के इस पागल तूफान में फंसे हुए हैं जो आपको नीचे दबाए रखने की कोशिश कर रहा है। खुद को इस मुश्किल हालात में पाकर एलन अपनी कायक से कूद गया, नदी में जा गिरा और धाराओं के खिलाफ कड़ी मशक्कत करने लगा। उसके दोस्तों के मुताबिक उसने बाहर तैरने की पूरी कोशिश की, लेकिन पॉकेट एडी की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने उसे नीचे खींच लिया। सिर्फ उसका हाथ पानी के ऊपर था, जो बचाव के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। समूह में सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने एलन के फैले हुए हाथ की तरफ रस्सियां फेंकी। उसके एक दोस्त ने टिप्पणी की, हमने नावों से, ऊपर की चट्टानों से और एक छोटे से पत्थर से, जो धारा की दिशा में थोड़ा ज्यादा नीचे था, रस्सियां फेंकने की कोशिश की। हम उससे एक बार 2 फीट से कम दूरी पर चूक गए, लेकिन उग्र पानी ने उस पर काबू पा लिया और वो सतह के नीचे गायब हो गया। उसका हाथ धीरे धीरे फिसलता चला गया। वो 3 मिनट से ज्यादा तेज बहाव में खोया रहा। उसके दोस्त घबराए हुए पानी को देखते रहे। वो मिनटें जैसे घंटों लगीं। एलन सेचर को आखिरकार बेहोशी की हालत में भंवर से बाहर बहकर आ गया। ग्रेग और क्रिस ने उसे बाहर निकालकर तुरंत सीपीआर शुरू किया। उनकी कोशिशों के बावजूद देर हो चुकी थी। निक ने हेलीकॉप्टर बुलाने को ट्रांसीवर एक्टिवेट किया। उन्होंने एलन को खाई से बाहर निकाला। हेलीकॉप्टर आते ही उन्होंने एलन और उसका सामान चढ़ाने में मदद की। पायलट और मेडिकल स्टाफ बहुत पेशेवर और संवेदनशील थे जब वे एलन को आखिरी बार उस पानी से दूर ले गए जिससे वह प्यार करता था। वे अपनी कारों की ओर लौटे, आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को गले लगाया और घर की ओर रवाना हो गए। ये मानव इतिहास की सबसे भयानक 4 चरम कयाकिंग घटनाओं में से पहली है, लेकिन इन सब में चौथी घटना सबसे ज्यादा भयानक है। अगली कहानी में रिकवरी वर्कर लेफ्टिनेंट केविन कैम्बरलिंग ने कहा कि 25 साल के करियर में यह सबसे कठिन बचाव था। यह है विलियम हॉक्सी, जो रोमांच व बाहरी जीवन के शौकीन थे। स्कूल में वे ट्रैक एंड फील्ड, ड्रामा में सक्रिय थे और फायर एकेडमी भी पूरी की थी। हाई स्कूल के बाद वे फेदर रिवर कॉलेज गए, जहां उन्होंने क्लासेस लीं और आउटडोर रिक्रिएशनल लीडरशिप प्रोग्राम किया। प्रतिभाशाली विल हॉक्सी में कुछ खास बात थी। वे एक शानदार संगीतकार और गीतकार थे। वे संरक्षण के लिए समर्पित थे। उन्होंने प्लुमास काउंटी रिसोर्स कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट में काम किया। विल एक नदी प्रेमी परिवार का हिस्सा थे। उन्होंने व्हाइट वाटर राफ्टिंग गाइड से शुरुआत कर जल्द ही काइकिंग विशेषज्ञ बन गए। उनकी पसंदीदा नदी उत्तरी कैलिफोर्निया की ट्रिनिटी थी, लेकिन वह बहुत दूर यात्रा करते थे। ओरेगन, इडाहो, नॉर्थ कैरोलिना, यूटा, वर्जीनिया, चिली और कई अन्य जगहों पर केवल उनकी नदियों को खोजने गए थे। वो अक्सर सहायक कायक के रूप में काम करते थे और अपने भाई बेन के साथ कई दिन पैडलिंग करते हुए बिताते थे। उन्हें हॉक्सी बॉयज कहा जाता था और वे व्हाइट वाटर काइकिंग में मशहूर थे। विल ने कई व्हाइट वाटर काइकिंग उत्सवों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वह स्विफ्ट वाटर रेस्क्यू, कायक प्रशिक्षण और जंगल में प्राथमिक प्रतिक्रिया में भी प्रशिक्षक था। 2021 में विल ने अपने दोस्तों के साथ बिग फ्लैट्स में रहकर मॉन्यूमेंट आग के दौरान शहर की रक्षा में मदद की। विल को निस्वार्थ, प्यार करने वाला और महान इंसान कहा गया है। एक साहसी आत्मा जो हमेशा नंगे पांव और मुस्कुराता रहता था।
जिससे सब बेहतर महसूस करते थे। ये सब 14 जून 2023 को एक विनाशकारी मोड़ पर आ गया। यह सब सिएरा नेवादा के दक्षिणी छोर पर कर्न नदी पर शुरू हुआ था। कर्न नदी 4,800 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से गरज रही है। उस दिन 5 विशेषज्ञ काइकर्स, जिनमें विल भी था, ने जॉनसन डेल ब्रिज के नीचे क्लास 4 एंट कैनियन पार करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि पानी का स्तर ऊंचा है, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार थे। अगर आप पानी की सुरक्षा के क्लास सिस्टम से नहीं जानते, तो क्लास 1 सबसे आसान है। इन रैपिड्स में छोटी लहरें व हल्की धाराएं होती हैं। ये एक धीरे धीरे बहती नदी की तरह होती हैं और शुरुआती लोगों के लिए बहुत सुरक्षित होती हैं। क्लास 2 रैपिड्स में ज्यादा लहरें और छोटे पत्थर होते हैं। पानी थोड़ा तेज बहता है, लेकिन फिर भी बुनियादी कौशल वाले शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है। क्लास 3 रैपिड्स में बड़ी लहरें व अधिक पत्थर होते हैं। पानी तेज बहता है, इसलिए नाव सावधानी से चलानी होगी। ये ज्यादा रोमांचक होते हैं और अनुभव जरूरी होता है। क्लास 4 के पानी में बड़ी लहरें, तेज धाराएं और कई पत्थर होते हैं, जिसका सामना विल करने वाला था। पानी बहुत तेजी से बहता है और सुरक्षित तरीके से पार करने के लिए आपको अच्छे कौशल की जरूरत होती है। यह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। क्लास 5 सिर्फ विशेषज्ञों के लिए है। इन रैपिड्स में बड़ी लहरें, तेज धाराएं और खतरनाक चट्टानें होती हैं। पानी बहुत तेज है, इसे सिर्फ विशेषज्ञ पैडलर ही आजमाएं। ये बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। पहले बड़े झरने के नीचे क्लास 4 बॉम्बे रैपिड पर नदी एक छोटे से द्वीप की ओर बहती है, जो नदी के बीचों बीच है। अक्सर जब आप काइकिंग कर रहे होते हैं, तो चट्टानों या नदी में तैरते हुए अन्य मलबे के चारों ओर से साफ सुथरी लाइन ऑफ साइट पाना वाकई मुश्किल होता है। और जितनी तेज धारा हो, प्रतिक्रिया उतनी तेज होनी चाहिए जब आप आगे कोई बाधा देखें। 26 वर्षीय विल काइकिंग करते हुए झाड़ियों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एक साफ रास्ता देखा। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नए रास्ते की ओर बढ़ गए। लेकिन अचानक वह सतह के नीचे छुपी हुई एक लकड़ी से टकरा गए, जो ऊपर की ओर निकली हुई थी। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी जोर से उनके कायक में धंस गई। उसने उनकी कायाक को बगल की ओर पलट दिया और उन्हें फंसा दिया, जिससे सिर मुश्किल से पानी के ऊपर रहा। नदी की ताकत ने उनकी आधुनिक क्रीक डिजाइन नाव को दबोच लिया, जो पिनिंग के खिलाफ मजबूत थी। हालात तब और बिगड़ गए जब कई शाखाओं ने उनका शरीर घेर लिया, जिससे वह और फंस गए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में आप अपनी कयाक से बाहर निकलकर तैरकर सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लकड़ी ने उनकी कयाक को फंसा दिया था और शाखाओं ने उन्हें दबोच रखा था, वो पूरी तरह से फंस गए थे। विल के दोस्त ने उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ लगाई और उसे इस जानलेवा स्थिति से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। नदी के बीच में एक डूबी हुई द्वीप ने वहां पहुंचना और भी मुश्किल बना दिया। वे विल के पास पहुंचे। वह होश में था और वे उसका सिर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रस्सियों और पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव बहुत शक्तिशाली था। 90 मिनट की दिल दहला देने वाली कोशिश के बाद उन्हें मदद के लिए बुलाना पड़ा। इसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ता रहा। आखिरकार यह 10,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड तक पहुंच गया, जिससे सुरक्षित बरामदगी असंभव हो गया। 26 वर्षीय कुशल काइकिंग विल हॉक्सी 14 जून को ऊपरी कर्न नदी के ऐतिहासिक ऊंचे बहाव में फंसकर असहाय रूप से मारे गए। इस दुखद कहानी को और बुरा बनाता है कि पानी की ताकत ने विल की नाव और शरीर को 1 महीने से ज्यादा वहीं फंसाए रखा। डिप्टी लेफ्टिनेंट केविन कैमरलिंग ने बताया कि 14 जून शाम 5 बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली। पानी का बहाव 5,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड था, इसलिए वे उसकी कायक के पास नहीं जा सके। उन्होंने अगले दिन और उसके बाद वाले दिन भी कोशिश की, लेकिन उसके पास पहुंचने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। अगले कुछ दिनों में पानी का बहाव और भी ज्यादा हो गया। उन्होंने इंतजार किया और नदी के ऊपर सड़क पर डिप्टीज को 24 घंटे तैनात किया। जून के अंत में जब बहाव करीब 4,500 क्यूबिक फीट तक गिरा, उन्होंने बचाव प्रयास शुरू किया।
उन्होंने नदी पर रस्सी बांधी और उससे बचाव नाव को धीरे धीरे विल की ओर बढ़ाया। लेकिन तेज बहाव ने जल्दी ही नाव को आड़ा कर दिया, जिससे उसे पानी में खींचे जाने का खतरा पैदा हो गया। वे खुद को छुड़ाने में कामयाब रहे और वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। पानी का बहाव 3000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से कम होते ही उन्होंने फिर कोशिश की। पानी के दबाव से उसका कयाक 2 हिस्सों में टूट गया था। आखिरकार वे सफल हो गए। विल हॉक्सी नाविक परिवार से थे और बचपन में अपनी घरेलू नदी ट्रिनिटी में कयाकिंग करते हुए बड़े हुए। उनके परिवार ने साक्षात्कार नहीं दिया। वे जानते थे कि वह सब कुछ सही तरीके से कर रहा था। यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। लेबर डे वीकेंड नजदीक है। आगंतुकों से नदी से दूर रहने का अनुरोध किया गया। उस साल कर्ण नदी में 8 लोग मारे गए थे। अगर आप कयाकिंग पसंद करते हैं तो शायद ब्रेन ऑटन का नाम सुना होगा। 29 वर्षीय ब्रेन ऑटन पेशेवर दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली कयाकरों में से एक थे। उनका यूट्यूब चैनल सेंडर्स दुनिया भर की उनकी पागलपन भरी यात्राओं के वीडियो दिखाता है, नॉर्वे से लेकर अफ्रीका, कैलिफोर्निया और यूरोप तक। ऑर्टन ने पृथ्वी के अधिकांश हरे भरे उफनती नदियों वाले इलाकों की यात्रा की है। ऑर्टन ने पेशेवर कयाकर बनने से पहले कई छोटे मोटे काम किए थे। उन्होंने कॉल सेंटर और बिल्डिंग साइट पर भी काम किया। यात्राओं के लिए पैसे जुटाने को उन्होंने मेडिकल ट्रायल्स किए, एक अनुभव जिसे उन्होंने थोड़ा संदिग्ध बताया। लेकिन उन सब में सबसे अजीब काम वो था जब वो कब्र खोदने का काम करते थे। हाँ, आपने सही सुना, असली कब्र खोदने वाला। वो साफ तौर पर ऐसे इंसान थे जो गुजारा करने और अपनी कयाकिंग की चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऑर्टन मजाक में कहते थे, कयाकिंग के पैसे मिलने से पहले मुझे लगता है मैंने लगभग हर नौकरी कर ली है। लेकिन एक बार जब उन्हें कयाकर के तौर पर मौका मिला तो ऑर्टन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि कमर भी तोड़ ली। 2018 में वो कनाडा में एक झरने से नीचे कयाकिंग कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में 100 फुट ऊंचे अलेक्जेंड्रा फॉल्स पार करते वक्त ऑर्टन ने पानी में जोर से टक्कर मारी, जिससे उनकी कमर और चेहरा टूट गया। टक्कर से वो बेहोश हो गए। उनके साथी कयाकर्स ने बचाया। शुक्र है उनके साथियों ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया, लेकिन ऑर्टन ने इस चोट के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनकी कमर टूट चुकी है। मुझे कुछ जोरदार टक्करें लगीं और मेरी रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया। मैंने दर्द को सहने की कोशिश की, सोच रहा था कि यह सिर्फ मांसपेशियों का दर्द है। कुछ हफ्ते बाद मैं बिस्तर से नहीं उठ सका। करीब 4 हफ्ते बाद मैं फिर कयाकिंग करने लगा। फिर वाटरफॉल्स पर दौड़ने में मुझे 8 हफ्ते लगे और वो डॉक्टर की सलाह पर नहीं था। ऑर्टन ने कयाकिंग में शानदार रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किसी ब्रिटिश कयाकर द्वारा की गई सबसे ऊंची उतराई की। 2018 में उन्होंने मैक्सिको के बिग बनाना फॉल्स सफलतापूर्वक पार किए। यह एक विशाल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 128 फीट है। उस समय यह अवरोहण किसी काइकिंग करने वाले द्वारा हासिल किया गया दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ड्रॉप था। बिग बनाना फॉल्स एक खास चुनौती देता है। इसमें काइकर्स को रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है, जो ऑर्टन को खास तौर पर डरावना लगा। रस्सी से उतरने के डर के बावजूद ऑर्टन ने यह उतराई पूरी की। उन्होंने नीचे पहुंचने का असर जबरदस्त बताया। ऑर्टन की रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि बिग बनाना फॉल्स पर उनके करियर में खास रही। उन्होंने वॉशिंगटन यूएसए के पालूस फॉल्स द्वारा बनाए गए 198 फीट के विश्व रिकॉर्ड को चुनौती देने की इच्छा जताई। ऑर्टन ने भविष्य में इस प्रयास की योजना बनाई थी। वे हालात जैसे पानी का स्तर और मौसम के अनुसार इस रिकॉर्ड की बराबरी करने या इसे पार करने की इच्छा रखते थे। हालांकि उन्हें फिर कोई रिकॉर्ड तोड़ने का मौका नहीं मिला। 16 मई 2024 को ऑर्टन एक समूह काइकर्स के साथ निकले। वे स्विट्जरलैंड की मोल्सा नदी में उतरे, जो अपनी क्लास 5 रैपिड्स के लिए मशहूर है। क्लास 5 पानी सबसे कठिन होता है, जिसमें लंबे, अवरुद्ध या हिंसक रैपिड्स होते हैं और पैडलर्स के लिए ज्यादा जोखिम होते हैं, तो ये सिर्फ पेशेवरों के लिए ही होते हैं। यात्रा उम्मीद के मुताबिक चल रही थी, जब तक कि ब्रेन ऑर्टन को एक अकल्पनीय चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। वह एक खतरनाक, बार बार घूमने वाली जगह में फंस गए। यह हाइड्रोलिक पानी को फंसाकर बार बार घुमाता है और भंवर जैसा प्रभाव बनाता है। जैसा कि एलन सेचर के साथ देखा, यह घटना बेहद खतरनाक है
और अनुभवी काइकर्स को भी फंसा सकती है। टिचिनो की नदियां जैसे वेर्जास्का अपनी खूबसूरती और साफ तेज पानी के लिए जानी जाती हैं, जो विशेषज्ञ नाविकों को आकर्षित करती हैं। पानी का स्तर बढ़ने पर ये नदियां खतरनाक गड्ढे बना देती हैं, जिन्हें बचाना मुश्किल होता है। उस दिन ब्रेन और उसके दोस्त तेज धाराओं में नाव चला रहे थे, तभी वह एक खतरनाक जलगर्त में फंस गया। वो तेजी से नीचे खिंच गया। बचने का मौका बहुत कम था। दोस्तों के तुरंत बचाव के बावजूद ऑर्टन पानी में डूब गया और ऊपर नहीं आया। उसकी तलाश लगातार जारी रही। स्थानीय अधिकारी और दोस्त लगातार नदी व आसपास के इलाकों में खोज रहे थे। इस दौरान ब्रेन लापता था। 2 हफ्ते तक उम्मीद और निराशा ने खोज को आगे बढ़ाया। अंत में इस मामले का दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। 30 मई 2024 को ब्रेन ऑर्टन का शव मैग्योरे झील में मिला, जो कि इटली की सीमा के ठीक पार है। उनकी गुमशुदगी और बाद में उनका शव मिलने से कयाकिंग समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। वे लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। जिस दिन ब्रेन का शव मिला, एक स्थानीय नाविक ने पानी में कुछ देखकर अधिकारियों को सूचित किया। टिचिनो पुलिस ने एक बयान में इस दुखद खबर की पुष्टि की। लोकार्नो में दोपहर 11 बजे से ठीक पहले उस व्यक्ति का निर्जीव शरीर लेक मैग्योरे के पानी में मिला, जो 16 मई को मोल्सा में कयाकिंग करते समय लापता हो गया था। इस खोज ने तलाश खत्म की, लेकिन समुदाय को एक प्रिय व्यक्ति और कयाकिंग दिग्गज की कमी से जूझना होगा, जिनकी विरासत प्रेरित करती रहेगी। पहली 3 घटनाओं में कयाकर्स को नदी में भंवरों और छिपी हुई वस्तुओं का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस कहानी में योहान्स हेनरिक हेनरी कूटसे ने अपनी आखिरी सांसों में एक अविश्वसनीय दुस्वप्न का सामना किया। 32 साल का व्यक्ति 5 फुट 11 इंच लंबा और भारी था। उसके सिर के पीछे के बाल झड़कर मुंडवा दिए गए थे। वे दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के पूर्व मेडिक और व्हाइट वाटर एक्सप्लोरेशन के दिग्गज माने जाते थे। हेनरी 2004 में एक अनोखे स्रोत से समुद्र तक अभियान का नेतृत्व कर प्रसिद्ध हुए। यह नील नदी पर था, जो जॉन गोडार्ड की पूर्व यात्रा के मार्ग को दर्शाता था। यह महत्वाकांक्षी अभियान युगांडा की विक्टोरिया झील से 17 जनवरी को शुरू हुआ और 25 मार्च तक खार्तूम पहुंच गया। टीम ने अपनी यात्रा जारी रखी और 21 मई को रोसेटा में भूमध्य सागर पहुंच गई। इस अभियान का मकसद क्षेत्र में मानवीय समस्याएं उजागर करना था। नाइल के असली स्रोत से यात्रा शुरू न करने के दावों के जवाब में कूटसे और उनकी टीम ने अप्रैल 2005 में कागेरा से विक्टोरिया झील तक एक अतिरिक्त अभियान शुरू किया। इससे 2004 में पूरी की गई मूल 4163 मील यात्रा में और 466 मील जुड़ गईं। हेनरी की मां मैरी नीमैन कहती हैं कि उनका बेटा निडर था और ध्यान आकर्षित करना पसंद करता था। वह 1975 में दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिम प्रांत के एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। हेनरी अपनी बहन शार्लीन से 2 साल छोटा था। 7वीं कक्षा में वो अपनी उम्र से छोटा दिखता था और चकत्ते से जूझते हुए भी साहसपूर्वक अपनी फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा दी थी। उसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, लड़कियों की तलाश है। कोई भी लड़की जिसकी उम्र 10 से 14 साल के बीच हो। उसके चेहरे पर दाग थे। उसकी मां को याद है। यह सबसे अच्छी तस्वीर नहीं थी। हेनरी के पिता हैंक दक्षिण अफ्रीकी स्पेशल फोर्सेस में मेजर और इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। वे दक्षिण अफ्रीकी सीमा युद्ध के समय ओशा काटी में रहते थे। एक बार उन्हें अंगोला की सोवियत समर्थित सेना की तोपों का सामना करना पड़ा। एक संस्मरण में जिसे उन्होंने कभी प्रकाशित नहीं किया, हेनरी ने इन हमलों के दौरान महसूस किए गए रोमांच के बारे में लिखा। बमबारी शुरू होते ही मैं बिस्तर के नीचे छुप जाता था, जैसा बताया गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह बहुत अच्छा लगता था। यह मेरे लिए उसी तरह का रोमांच था जैसा मेरे पापा के लिए युद्ध में लड़ना। हेनरी में जोखिम भरी जिंदगी की चाहत थी, लेकिन यह उसे कहां तक ले जाएगी। उनकी कयाकिंग में एंट्री 21 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल छोड़ने के बाद हुई। 1997 में साउथ अफ्रीकन पीटर मेरिडिथ ने सफारी पार एक्सीलेंस में
राफ्टिंग मैनेजर की नौकरी शुरू की थी। तभी सेना में 1 साल बिताकर लौटे हेनरी रोमांच की तलाश में वहां पहुंचे। एक दोस्त ने कहा, उसने एक जबरदस्त लड़के से मुलाकात की है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, मेरिडिथ कहते हैं। चलो उसे ले चलते हैं और घाटी के ऊपर बैठकर सूर्यास्त के वक्त ड्रिंक करेंगे। हेनरी, जो जाम्बेजी पर पहुंचने के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर सैर कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर की नौकरी पा गए थे, उनकी ऊर्जा ऐसी थी जो दूसरों को भी उत्साहित कर देती थी। वह ध्यान से सुनते, स्पष्ट बोलते और मेरिडिथ को पूरी तरह अपनी बातों में खींच लेते थे, जो सेना में रह चुकी थीं। उनमें तीव्रता थी, मेरिडिथ कहती हैं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। मेरिडिथ ने उन्हें वहीं पर नौकरी की पेशकश कर दी, जबकि हेनरी कभी भी अपनी जिंदगी में नदी पर नहीं गए थे। आमतौर पर क्लास 5 नदी गाइडिंग के लिए किसी को तब तक नौकरी नहीं देते जब तक उसके पास रिवर गाइड के तौर पर कम से कम 5 साल का अनुभव न हो। मेरिडिथ के बॉस को मनाने में समय लगा, पर आखिरकार वो मान गए। 1 महीने बाद हेनरी दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण कमर्शियल राफ्टिंग रनों में क्लाइंट्स के लिए स्ट्रोक्स कॉल कर रहे थे। यह वैसा था जैसे बिना क्रैम्पॉन के सीधे एवरेस्ट बेस कैंप जाकर लोगों को शिखर तक ले जाना। लेकिन कोई आत्मविश्वास या कौशल हेनरी को अपनी जिंदगी की आखिरी कयाक यात्रा में होने वाली मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं कर सका। 7 दिसंबर 2010 को जब वे कांगो की लुकुगा नदी पर थे, हेनरी कूटसे ने अमेरिकियों बेन स्टोक्सबरी और क्रिस कॉर्बुलिक के साथ पैडलिंग की। ये इलाका अपनी खतरनाक सफेद पानी की धाराओं और मगरमच्छों, दरियाई घोड़ों की भरमार के लिए बदनाम है। अभियान की ताजा जानकारी ऑनलाइन साझा होती थी। स्टोक्सबरी का संदेश 29 नवंबर को प्राप्त हुआ। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कुछ ही घंटों में हम एक मालवाहक जहाज पर सवार होंगे और 270 मील पार करेंगे, झील टेंगानिका के नीचे और पार तंजानिया होते हुए, और इस विशाल झील के एकमात्र निकास कलामी डीआरसी तक, जो लुकुगा नदी की शुरुआत है। टीम का आखिरी मैसेंजर ट्रांसमिशन 5 दिसंबर को था, जिससे सब कुछ ठीक था पता चला। पहले नवंबर के एक संदेश में स्टोक्सबरी ने हेनरी को उद्धृत किया। उन्हें अफ्रीका के खतरनाक जलीय वन्यजीवों का मार्गदर्शन करने का अनूठा अनुभव था। हेनरी ने कहा, एडीज से दूर रहो, खासकर छोटे वाले से। वहां 3 टन के दरियाई घोड़े हैं जो तुम्हें काट सकते हैं। किनारे से दूर रहो, मगरमच्छ धूप सेक रहे हैं और तुम्हें दोपहर के खाने के लिए चुन सकते हैं। मूल रूप से मेरे पीछे ही रहो और मेरा अनुसरण करो। कोई सवाल है? नदी के मुहाने पर एक मगरमच्छ है जिसका नाम गुस्ताव है, जो बहुत बूढ़ा, खूब खाया पिया आदमखोर है। अगर आप भी अगले हफ्ते को लेकर चिंतित हैं, तो हेनरी की सलाह मानें और नियम नंबर 3 देखें। कुछ भी हो जाए, घबराना मत। इस संदेश ने आगे की घटनाओं के लिए अजीब माहौल बना दिया। वे उस जगह से 120 मील नीचे थे जहां लुकुगा नदी टांगानिका झील से निकलती है। अभी अभी उन्होंने उस हिस्से को पार किया था जिसे विशेषज्ञ अपरिवहनीय कहते थे। अब वे 100 मील शांत पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इससे पहले कि कांगो नदी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन खतरा छिपा हुआ था और वे इसे जानते थे। इन इलाकों में मगरमच्छों की कहानियों ने उन्हें सतर्क कर दिया था, इसलिए वे एक सख्त कतार में एक दूसरे के करीब रहकर पैडल चला रहे थे। कोर्बुलिक वह पल अच्छी तरह याद करते हैं। किनारों पर घना हाथी घास था और हम धारा के बीचों बीच जोर से पैडल चला रहे थे। मैंने हेनरी पर करीबी नजर रखी, जो उसके दाईं ओर कुछ ही फीट की दूरी पर था और बेन उसके बाईं ओर आगे था। मैंने हमारी दिशा देखने के लिए थोड़ी देर के लिए नजर हटाई और जब मैंने वापस देखा तो मगरमच्छ पहले ही उस पर झपट चुका था। मैंने उसे कुछ कहते हुए सुना, ठीक उससे पहले जब उसे पानी के नीचे खींच लिया गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उसकी कयाक लगभग सतह के नीचे गायब ही हो गई। महासंघर्ष हुआ, लेकिन जल्दी ही सारी हलचल रुक गई। स्टोक्सबरी की याद भी डरावनी है। जब मैंने हेनरी को चिल्लाते सुना, मगरमच्छ का जबड़ा उस पर बंद हो रहा था, बहुत बड़ा और उसके धड़ जितना चौड़ा। यह मुझे स्तब्ध कर गया। कुछ मिनट बाद जब हेनरी, उसकी नाव या मगरमच्छ नहीं दिखे, तो हमें वहां से जाना पड़ा। हम लगभग 1 मील नीचे एक पास के गांव पहुंचे और वहां के स्थानीय लोगों से मदद मांगी। हमने देखा कि हेनरी की कयाक बह रही है
हम उसके पीछे किसी सुराग की उम्मीद में भागे, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव वालों के साथ खोज अभियान चलाने की कोशिशों के बावजूद वे अड़े रहे। इस मगरमच्छ ने पहले ही उनकी बस्ती से 9 जानें ले ली थीं। यह त्रासदी पूरे गांव में फैल गई। हेनरी का कोई भी सामान नहीं मिला। यह प्रकृति की ताकत और उन खतरनाक पानी की याद दिलाता था जिनमें उतरने की वे हिम्मत करते थे। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। साहसी और बहादुर बने।